आप एक गुज्जर लीडर हैं और हमेशा से आपने अपनी कौम के लिए बात की है, लेकिन इस बारी पहाड़ी और एसटी के मुद्दे पे एसटी के लिए एजाज़ खान खामोश रहा। बात नहीं की कि एसटी का अधिकार जो है वो गुजरों के पास रहना चाहिए। मरकज़ी हुकूमत इस अधिकार के साथ छेड़खानी न करे। जीडी कमीशन की कमेटी रिपोर्ट को लेकर भी आपका कुछ स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया। क्या आप ये चाहते हैं कि एसटी जो है वो पहाड़ियों को भी मिलना चाहिए? एजाज़ खान साहब मीडिया में बात नहीं करते हैं, बहुत कम देखा है बात करते हुए। और जब दिल्ली में मुलाकात करके आए वज़ीर आज़म के साथ, उसके बाद तो टोटली मीडिया को इग्नोर कर दिया। कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी मीडिया में, किसी के साथ भी कोई गुफ्तगू नहीं हो पा रही थी। क्या मीडिया में बात करना पसंद नहीं है एजाज़ खान साहब को, या घबराहट महसूस होती है मीडिया से, इसलिए मीडिया के सामने आना पसंद नहीं है? क्या आप एक गुज्जर लीडर हैं, एज ए गुज्जर लीडर आपको ये महसूस होता है कि जो एसटी का दर्जा है वो सिर्फ गुजरों के पास रहना चाहिए, पहाड़ियों को नहीं मिलना चाहिए? मैं उस चीज़ से कभी इत्फाक नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जिसका हक हो उसको मिलना चाहिए। एसटी पहाड़ियों को मिलना चाहिए, जिसका हक हो उसको मिलना चाहिए। बट हक को जतलाने के लिए या हक को जाहिर करने के लिए कि आपका कितना हक है, आपसे बातचीत करना ज़रूरी है। जब आपसे क्लेम लेना ज़रूरी है। जो जीडी कमीशन, जिसकी शर्मा कमीशन की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो किसी जगह पर विज़िट कर। अगर आपके गांधरबल, जो आप जिस ज़िला से आप ताल्लुक़ रखते हो, वहाँ पर एक मीटिंग भी जीडी शर्मा कमीशन ने लोगों के साथ की हो, आपके राजौरी में किसी ने की हो, आपके पुंछ में किसी ने की हो, आपके डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी ने की हो, आपके रामबन ज़िला के अंदर की हो, रियासी ज़िला के अंदर की हो, तो फिर ये ऐसी रिपोर्टें जो एक कमरे में बैठ के बनाई जाती हैं, उनके ऊपर आप किस तरह भरोसा कर सकते हैं? मैं कम से कम इस हुकूमत से ये चाहूँगा जो दिल्ली के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश करूँगा, होम मिनिस्टर से गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके स्टेक होल्डर से बात कीजिए और इस कन्फ्लिक्ट को दूर कीजिए। सवाल किया जा रहा है आप लोगों पे कि जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को हाउस अरेस्ट किया हुआ था, डिटेंशन में थे, पीडीपी के लीडर डिटेंशन में, कांग्रेस के लीडर डिटेंशन में हैं, अपनी पार्टी के लीडर आफ्टर एब्रोगेशन 370 खुलेआम घूम रहे हैं। आप लोगों को हाई सिक्योरिटी दी गई, आपके नेताओं के पास जैमर वाली गाड़ियां हैं। इवन दो कि नागपुर में जाके मुलाकातें हुई, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से मुलाकातें हुई। एक तरफ पूरे कश्मीर को लॉकडाउन किया हुआ है, दूसरी तरफ आप लोग रातों रात मिल रहे हैं। तो मतलब कि अमित शाह जी को आप लोग इतने पसंद आ गए थे कि उन्होंने एकदम से आपको बुला लिया, या फिर ये एक टेक्निक थी कि मोदी जी के साथ मिलना है और एक अलग से रास्ता जो वो तलाश करना है? गुलाम नबी आज़ाद साहब आपके करीबी साथी थे, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कर दिया। क्या आपको लगता है कि बेहतरीन कदम लिया आज़ाद साहब ने? गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत दूरअंदेश लीडर हैं और उनका फैसला देर से आया बट बहुत अच्छा है। वो एक सरप्राइज़ मिलेगा कि जब कटरा वैष्णो देवी से भारतीय जनता पार्टी हारेगी। मतलब वहाँ से हार सकती है? बेशक हार सकती है। कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर लगती है। कमज़ोर लगती है एज़ कंपेरिजन टू अपनी पार्टी या बाकी पार्टियों को? आपको लगता है कि कांग्रेस फाइट नहीं कर पाएगी? इस वक्त जम्मू कश्मीर में बहुत कमज़ोर लगती है। गवर्नमेंट जॉब एकेडमी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वाहिद एक ऐसा इदारा जो युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए दे रहा है फ्री कोचिंग। सिर्फ थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस देकर यहां आपको मिलेगा बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट, जम्मू कश्मीर की मोस्ट सीनियर फैकल्टी, एसी क्लासरूम व बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरी वीक फ्री मॉक टेस्ट एंड फ्री टेस्ट सीरीज। 2 दिन का फ्री डेमो लेने के लिए संपर्क करें गवर्नमेंट जॉब एकेडमी, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 7006056901। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन। आमिर सुहेल के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए एजाज़ खान साहब हैं, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। एजाज़ खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल रहेगा कि एजाज़ खान साहब मीडिया में बात नहीं करते हैं, बहुत कम देखा है बात करते हुए। और जब दिल्ली में मुलाकात करके आए वज़ीर आज़म के साथ, उसके बाद तो टोटली मीडिया को इग्नोर कर दिया। कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी मीडिया में, किसी के साथ भी कोई गुफ्तगू नहीं हो पा रही थी। क्या मीडिया में बात करना पसंद नहीं है एजाज़ खान साहब को, या घबराहट महसूस होती है मीडिया से, इसलिए मीडिया के सामने आना पसंद नहीं है? ऐसा नहीं है कि मीडिया से कोई घबराहट महसूस होती है या मीडिया में आना नहीं चाहते, लेकिन मैं हमेशा असूलों का और उसका कानून का पाबंद रहना पसंद करता हूँ। और एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन के होते हुए मैं ये समझता हूँ कि पार्टी की जितनी भी जाएं वो स्पोक्स पर्सन के ज़रिए जाएं, जितनी भी कार्रवाई जाए वहाँ पर वो एक तरीक़ाकार से जाए। तो जब मल्टीपल उस पर बातें हों तो वो अच्छी नहीं लगती हैं, पार्टी की पॉलिसीज़ क्लियर नहीं होती हैं और लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। एजाज साहब, भारतीय जनता पार्टी से खौफ है, डर है, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है।
जैसे डिलिमिटेशन में हमने देखा है, हर हिस्सा हर किनारा किसी अलग किनारे के साथ जोड़ दिया है। क्या आप घबराहट महसूस कर रहे हैं कि इलेक्शंस भी आने वाले हैं और ऐसे हालात के बीच में कंटेस्ट करना है, फ़ाइट करना है, जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग थे वही जगह आपकी जो है वो अलग की गई है? ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिशियन या एज ए जो इलेक्शन लड़ने का मटेरियल होने की हैसियत से अगर आप देखो तो भारतीय जनता पार्टी से कभी खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ऐसी हालात से जूझ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कि उनको समझ नहीं आ रही है कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ से निकलें। तो उस सूरत में मैं अगर आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो जहाँ पर उन्होंने कोशिश की कमज़ोर करने की शायद कोशिश की होगी, उसी इंटेंशन से काम किया होगा, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई बेस वहाँ पर नहीं बन सका। रियासी ज़िला और रामबन ज़िला के अंदर 2 ज़िला से ख़ास तौर पर मैं कनेक्टेड रहा हूँ। 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हमारी हैं वहाँ पर, कटरा वैष्णो देवी, रियासी, गुलाबगढ़, रामबन और बनिहाल। तो मुझे नहीं लगता कि 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक भी बीजेपी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल सके। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत सी चीज़ें की, और मैं समझता हूँ कि आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा कि जब कटरा वैष्णो देवी से भारतीय जनता पार्टी हारेगी। मतलब वहाँ से हार सकती है? बेशक हार सकती है, क्योंकि ऐसा जिस क्लेम के साथ या जिन बातों को लेकर उन्होंने यहाँ पर शुरू किया उससे जीतना बहुत मुश्किल है उनके लिए। क्या हम ये मानकर चलें कि जो बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना कहते हैं कि 50 के पार भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, इसी साफ में सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी भी चीफ मिनिस्टर का सपना लेकर बैठे हुए हैं, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि इस बारी सरकार उनकी होगी। कितनी टफ फाइट होगी और बीजेपी 50 के पार? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का है, मैं नहीं समझता कि 50 के पार क्या, वो तो पहला नंबर पूरा कर जाएँ तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, जो उन्होंने पिछले 2014 के इलेक्शन में किया था। इस वक्त के जो हालात बन रहे हैं और जो लोगों का एक रोष है, ख़ासतौर पर आप किसी भी तबका को ले लें, चाहे आप वुमेन विंग को ले लें, आप वुमेन फोक को ले लें, आप नौजवानों को ले लें, आप किसी सेक्ट को ले लें, आप कहेंगे जहाँ तक कि राजपूत को ले लें, ब्राह्मण को ले लें, शेड्यूल कास्ट को ले लें, बाकी जो छोटे छोटे सेक्ट बीजेपी ने बनाने की कोशिश की है लोगों को डिवाइड करने की, वो चीज़ें ही उन्हीं को तोड़ने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। और अगर वो इतने मजबूत होते, मुझे लगता है कि बहुत सी डिलिमिटेशन आपको एक अक्कासी करती है कि वो कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं। बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें जहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ों को रिज़र्व करने की कोशिश की, जब रिज़र्व करने की कोशिश की तो उसका भी उनको लगा कि रिज़र्व उन्हीं सीटों पर किया जाता है जहाँ पर वो अपने आप को कमज़ोर समझते हों। तो उसको देखते हुए बाकी जो डिलिमिटेशन का तरीक़ाकार उन्होंने जहाँ पर अपनाया, जो एक फार्मूला अपनाया, मैं जहाँ पर समझता हूँ उसको जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत कमज़ोर समझते हैं और अपने आप को, और उन्होंने छोटी छोटी सीटें अपने उन बड़े बड़े लीडरों के लिए बनाई जहाँ पर वो अपने आप को सेफ़ महसूस करें कम से कम। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि आज भी वो लीडर अपने आप को सेफ़ महसूस उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं करते। एजाज साहब, ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि आप एक गुज्जर लीडर हैं और हमेशा से आपने अपनी कौम के लिए बात की है, लेकिन इस बारी पहाड़ी और एसटी के मुद्दे पे एसटी के लिए एजाज खान खामोश रहा, बात नहीं की कि एसटी का अधिकार जो है वो गुजरों के पास रहना चाहिए, मरकज़ी हुकूमत इस अधिकार के साथ छेड़खानी न करे। जीडी कमीशन की कमेटी रिपोर्ट को लेकर भी आपका कुछ स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया। क्या आप ये चाहते हैं कि एसटी जो है वो पहाड़ियों को भी मिलना चाहिए? सवाल ये नहीं है कि एसटी कैसे हो, किसको मिले किसको नहीं मिले, उसके लिए कानूनी पैरामीटर्स हैं, उनके अमल दरामद होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं, कम से कम जमहूरियत का एक ख़ास जुज़ होता है कि स्टेक होल्डर्स, चाहे स्टेक होल्डर पहाड़ी हो चाहे स्टेक होल्डर गुजर हो, कम से कम उन तबकों से बातचीत करनी चाहिए जब उस मामले पर आप किसी भी कोई भी कार्रवाई करते हो, उसमें उस पर बातचीत करने से ये सरकार जो है मारूम रही, जो सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक हमारे बोलने का ताल्लुक़ है, हमने तो बहुत सी मीटिंग्स की, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप शरेआम कैमरा पे आके बात करो, बट हमने यही कोशिश की कि कम से कम लोगों के अंदर जो एक नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं वो ना बोए जाएं, उनको कम किया जाए, उनको मिनिमाइज़ किया जाए, और जिसका जो कानूनी हक है उनको शामिल करो, उनसे बात की चीत की जाए।
मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पर किसी ने भी गुजर तबका के किसी लीडरों को बुला के बात की हो। पहाड़ी लीडरशिप हमारी वहाँ पर ज़रूर गई, लेकिन किसी को बुला के बात की हो कि आप आइए हम आपसे बात करना चाहते हैं, किस चीज़ पर बात करना चाहते हैं। मुझे वो वक्त याद आता है जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, तो जब हमने कश्मीरी पंडित्स के लिए पैकेज रिवाइज़ करना था जो आज उनको मिल रहा है, जो रिहेबिलिटेशन पैकेज था, तो हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के बात की। जब हम पीओके का जो पैकेज जिसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा डंडोरा पीटती है, हमने 2-2, 3-3 दिन स्टेक होल्डर्स से बात की कि आप किस तरह से इस पैकेज को चाहते हो, आपको किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है। इसी तरह जम्मू के माइग्रेंट्स के लिए हमने रिवाइज पैकेज भेजा, तो उनसे भी हमने बात की, स्टेक होल्डर से बात की। तो जमहूरियत का बुनियादी मकसद ये है कि आप स्टेक होल्डर से बात करो। मेरा सवाल ये है कि आप एक गुजर लीडर हैं, एज ए गुजर लीडर आपको ये महसूस होता है कि जो एसटी का दर्जा है वो सिर्फ गुजरों के पास रहना चाहिए, पहाड़ियों को नहीं मिलना चाहिए? मैं उस चीज़ से कभी इत्फाक नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि जिसका हक हो उसको मिलना चाहिए। एसटी पहाड़ियों को मिलना चाहिए, जिसका हक हो उसको मिलना चाहिए, बट हक को जतलाने के लिए या हक को जाहिर करने के लिए कि आपका कितना हक है, आपसे बातचीत करना ज़रूरी है। जब आपसे क्लेम लेना ज़रूरी है। जो जीडी कमीशन, जिसकी शर्मा कमीशन की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो किसी जगह पर विज़िट के। अगर आपके गांधरबल, जो आप जिस ज़िला से आप ताल्लुक़ रखते हो, वहाँ पर एक मीटिंग भी जीडी शर्मा कमीशन ने लोगों के साथ की हो, आपके राजौरी में किसी ने की हो, आपके पुंछ में किसी ने की हो, आपके डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी ने की हो, आपके रामबन ज़िला के अंदर की हो, रियासी ज़िला के अंदर की हो, तो फिर ये ऐसी रिपोर्टें जो एक कमरे में बैठ के बनाई जाती हैं, उन पर आप किस तरह भरोसा कर सकते हैं? मैं कम से कम इस हुकूमत से ये चाहूँगा जो दिल्ली के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश करूँगा, होम मिनिस्टर से गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके स्टेक होल्डर से बात कीजिए और इस कन्फ्लिक्ट को दूर कीजिए कम से कम। एक सवाल रहेगा कि आप कांग्रेस में थे, आप बागी बने, आपने जमात को अलविदा किया, आप अपनी पार्टी की जमात में आए, आपका वेलकम किया पार्टी के लोगों ने, आप पे टैग लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी की पार्टी है, बार बार बी टीम, अभी तो आज़ाद साहब को डी टीम का नाम दे दिया, आप लोग बी टीम हैं। तो क्या महसूस होता है कि इस बी टीम का कितना बड़ा कंपटीशन रहेगा बीजेपी की ए टीम के साथ और बीजेपी की सी टीम के साथ? यानी कि हम सी पीडीपी को कहते हैं, उनकी भी अलायंस रही है, और ए हम एनसी को कहते हैं क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से रहे हैं, और अब यानी कि बी टीम आप हैं, बुखारी साहब। तो किस तरीके से आप इस फाइट को देखते हैं? पहली चीज़ आमिर साहब, मैं ये कहूँगा आपसे कि कांग्रेस से मैं बागी हुआ या नहीं हुआ, वो वक्त की ज़रूरत थी, वो वक्त की ज़रूरत है। जो पोजीशन में रह के लड़ नहीं पा रहे थे? नहीं, ऐसी चीज़ नहीं। अगर वैसी चीज़ करनी होती तो मैं 2014 से लेकर 2019 तक उसी कांग्रेस में रहा जब अपोजिशन की ज़रूरत थी, और मैं डिप्टी लीडर था कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का। और अगर आप असेंबली के हाउस के रिकॉर्ड्स दे दें, अगर तो आपके पास आपको ना मिल सकें तो कम से कम मेरे से ले लें कि कितनी जगहों पर हमने लड़ा, कितनी जगहों पर हमने कोशिश की, कितनी जगहों पर हमने किया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फैसले लेने की ज़रूरत है पार्टी को किसी चीज़ पर। कश्मीर इशू, एक कश्मीर कमेटी करके कांग्रेस ने एक कश्मीर कमेटी बनाई थी, उस पर किसी न किसी जगह पर हम लोगों को आपस में तजाद पड़ा, और मुझे लगा कि असूली तौर पर मुझे उस पार्टी के साथ वहाँ उस वक़्त नहीं ठहरना चाहिए जिसने जो एक क्लियर कट अपना एक विजन ना दे पाई हो इस जम्मू कश्मीर के बारे में। दूसरी चीज़, आपने कहा कि आपने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया। मैंने अपनी पार्टी को नहीं ज्वाइन किया, बल्कि हम लोगों ने अपनी पार्टी को बनाया शुरू में खड़ा होकर। पहले दिन हम लोग ही थे जिन्होंने बनाया उस वक्त की। और बहुत से आपने इंटरव्यू किए, मुझे लगता है अब तो एक बासी बात लगती है अगर हम उस पर बार एक बोलें। और मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि मैं उन्हीं पॉइंट्स को इंडोर्स करता हूँ जो मेरे बाकी लीडर्स ने कहा। जाहिर सी बात है, बी टीम कौन होगी कौन नहीं होगा तो ये तो वक्त बताएगा। ए टीम कौन है, बी टीम कौन है, मैं तो इन टीम्स को कंसीडर ही नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि आप आइडियोलॉजिकल फाइट करते हो इलेक्शन के अंदर। एजाज साहब आपके करीबी साथी अगर मुकम्मल करें, इलेक्शन हमेशा आइडियोलॉजिकली फाइट किए जाते हैं, और जब आइडियोलॉजिकल फाइट किए जाते हैं तो मुझे कम से कम अपने अंदर ये यकीन है कि मेरी आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलती। और अगर आप एक भी ऐसे आदमी की बात करेंगे जो हमारी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो और उसकी आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी से मिलती हो,
तो आप उसको जो मर्जी नाम दे सकते हैं, लेकिन जब हमारी आइडियालॉजी नहीं मिलती, हम आइडियालॉजिकल डिफरेंट हैं, तो आई डोंट थिंक ये एक नाइंसाफ़ी होगी अगर इस तरह का टैगिंग करना। जहाँ ये एक सवाल किया जा रहा है आप लोगों पे कि जहाँ एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को हाउस अरेस्ट किया हुआ था, डिटेंशन में थे, पीडीपी के लीडर डिटेंशन में, कांग्रेस के लीडर डिटेंशन में है, अपनी पार्टी के लीडर आफ्टर एब्रोगेशन 370 खुलेआम घूम रहे हैं, आप लोगों को हाई सिक्योरिटी दी गई, आपके नेताओं के पास जैमर वाली गाड़ियां हैं, इवन दो कि नागपुर में जाके मुलाकातें हुई, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से मुलाकातें हुई, एक तरफ पूरे कश्मीर को लॉकडाउन किया हुआ है, दूसरी तरफ आप लोग रातों रात मिल रहे हैं। तो मतलब कि अमित शाह जी को आप लोग इतने पसंद आ गए थे कि उन्होंने एकदम से आपको बुला लिया, या फिर ये एक टेक्निक थी कि मोदी जी के साथ मिलना है और एक अलग से रास्ता जो वो तलाश करना है? मेरे ख्याल में किसी को ना बुलाया गया और ना हमने जब पार्टी अपनी खड़ी की, जैसे मेरे बाकी लीडरों ने आपसे बहुत बार बात की होगी, हमने अपॉइंटमेंट सीखी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हर कोई अपॉइंटमेंट सीख करता है, क्योंकि जब आपके इश्यूज वहाँ पर सॉर्ट आउट होने हैं तो आपको प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना है। और वही चीज़ कदम जब उसके बाद सब पार्टियाँ उसी प्राइम मिनिस्टर साहब से जाके जॉइंट ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तो मुझे नहीं लगता उस वक्त भी तो वो लोग मिले थे। हमने कौन सी ऐसी चीज़ कर दी थी? तो दूसरी चीज़ जो हमने इश्यूज़ वहाँ पर डिस्कस किए वो ओपन इश्यूज़ थे, कोई पोशीदा इश्यूज़ उसमें नहीं था जिसको हम कहेंगे कि ये पोशीदा चीज़ थी जिसको राज को हमने छुपा के रखा, और वहाँ पर ओपन कैमरा वहाँ पर डिस्कशन हुई और बहुत सी चीज़ मीडिया के सामने भी आई। 370 वापस आना चाहिए एजाज साहब, मैं आपसे पूछता हूँ। 370 जहाँ तक है वो एक हमारी जज्बाती हिस्स है, हमारी जज्बाती हिस्स है, हमारी जज्बाती हिस्स है, मैं कहूँगा जज्बाती हिस्स आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, जहाँ आपके जज्बात जुड़े हुए हैं, और वो उसको तोड़ना, उसको जो नुकसान पहुँचाया है वो हमें बहुत बड़ी ठेस लगी। आप डिमांड करते हैं कि वो वापस आना चाहिए? क्यों नहीं? ऐसा कौन सा शख्स जम्मू कश्मीर का होगा कि जो 370 को वापस नहीं चाहता होगा? बीजेपी कहती दफना दिया है। वो तो कहते रहे हैं, वो तो बहुत सी चीज़ें दिल्ली में बहुत अरसा से 1947 से बातें होती रही हैं, बहुत सी डिस्कशन होती रही हैं। अब बीजेपी भी कहती है, जाहिर है उनका एजेंडा होगा तो वो कहते हैं, लेकिन हमने तो आखिरी लम्हे तक उसके लिए कोशिश करनी। एक आखिरी सवाल रहेगा, एक ऑर्डर भी जारी किया गया था कि बियर ब्रेजर्स जो हैं वो अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे मिलेंगी, क्या आप ये सोचते हैं कि जो बच्चा चॉकलेट के लिए जाएगा वो बियर का कैन लेके वापस हाथ में लौट कर आएगा? बीजेपी के ऐसे जो हैं वो ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। जो मेरा आपने ये ज़ाती सवाल मुझे पूछा है, तो मैं चाहे बियर वाइन शॉप पर मिले चाहे डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिले, मैं उसके हक में नहीं हूँ। मतलब गलत फैसले जारी किए जा रहे हैं? मैं उसके हक में ही नहीं हूँ, चाहे वो वाइन शॉप पे मिले चाहे डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिले, बियर कहीं पे नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल रहेगा, गुलाम नबी आज़ाद साहब आपके करीबी साथी थे, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कर दिया, क्या आपको लगता है कि बेहतरीन कदम लिया आज़ाद साहब ने? गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत दूरअंदेश लीडर हैं और उनका फैसला देर से आया बट बहुत अच्छा आया। क्या आपको लगता है कि अब जो उनके साथ डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के साथ टक्कर होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी, और उस टक्कर में सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी को अपने कारकुनान, अपने मेंबरान और अपने एमएलएज़ को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आज़ाद साहब के आने के बाद भी एक हलचल मच चुकी है? जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, अगर आपकी उसके सियासी जोग्राफ़ी को देखें, सियासी तारीख़ को देखें, तो किसी एक पार्टी का एक से मुकाबला नहीं होने वाला और ना होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। हमारा मुकाबला उतना ही भारतीय जनता पार्टी से है, हमारा मुकाबला उतना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, हमारा मुकाबला उतना ही पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से है, हमारा मुकाबला उतना ही पीपल कॉन्फ्रेंस से है, और उतना ही मुकाबला हमारा गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी जो है उससे होगा। क्या आप ये मान कर चलते हैं कि आज़ाद साहब के आने से कांग्रेस को जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और कांग्रेस जो ये कह रही है इस वक्त कि नहीं हमें नुकसान तो बिल्कुल नहीं हुआ है, ये पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, ये विचारधारा की पार्टी, यहाँ पे आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? वैसे ये सवाल तो आपको या कांग्रेस को पूछना चाहिए, या आप कांग्रेस में बहुत वक्त रहे हैं, या गुलाम नबी आज़ाद साहब को मैं क्या कह सकता हूँ वहाँ पर। मुझे तो कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर लगती है। कमज़ोर लगती है एज़ कम्पेरिजन टू अपनी पार्टी या बाकी पार्टियों को? आपको लगता है कि कांग्रेस फाइट नहीं कर पाएगी? इस वक्त जम्मू कश्मीर में बहुत कमज़ोर लगती है, जो हकीकत है। जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे एजाज साहब नौजवानों को जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अपनी पार्टी के वो नौजवान जो एक विचारधारा के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं? मैं नौजवानों से एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़िंदगी असूलों पर कीजिए, असूलों पर आप कभी कंप्रोमाइज़ ना कीजिए, और अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए ऐसी जदोजहद कीजिए
जदोजहद के बगैर ज़िंदगी, वो कहते हैं कि आप कोशिश भी करें, आप जतन भी करें, हर तरह की कोशिश करें ताकि आप कामयाब हो सकें। कोई भी कामयाबी हासिल करने के लिए जदोजहद के बगैर कामयाबी हासिल नहीं होती। अगर हम सिर्फ बैठ के बातें करते रहेंगे तो बातों से कभी कुछ हासिल नहीं होगा। रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है, एक मुश्किल दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं। यहाँ का ख़ास तौर पर नौजवान पीढ़ी जो है मुश्किल दौर से गुज़र रही है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की कमी है। इस वक्त एम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा गैप आया है कि आगे फ्यूचर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। आप काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है और उस वक्त उनको ऐसी कोशिशें करनी चाहिए कि कम से कम जमहूरियत खड़ी हो जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जमहूरियत खड़ी हो जाए। बहुत शुक्रिया जनाब। एजाज़ खान साहब थे जिन्होंने प्रॉपर तरीके से हर छोटी से बड़ी बात जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद रखता हूं कि तमाम सवाल जो हैं वो आप तक पहुंचे होंगे और यकीनन तौर पे हर सवाल का सही जवाब पहुंचा होगा। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।